वन पीस चैप्टर 1185 ने मुझे एक चीज रियलाइज करवा दी है कि ब्रूक सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं था, वो एस्पीरिया किंगडम की रॉयल फैमिली का ऑलमोस्ट एक मेंबर बन ही चुका था। और इसी चैप्टर में हमें पता चलता है कि कैसे कैंडल ने ब्रूक को एक स्वॉर्ड्समैन बनाया और कैसे ब्रूक और प्रिंसेस शूरी का बॉन्ड जो था वो और स्ट्रांग हुआ, और कैसे एक खुशहाल म्यूजिक किंगडम देखते ही देखते बर्बादी की तरफ बढ़ने लगा। तो भाई अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और चलिए स्टार्ट करते हैं वन पीस चैप्टर 1185 फुल ब्रेकडाउन। भाई चैप्टर स्टार्ट होता है प्रिंस रुएन और कैंडेला की बातचीत से। भाई प्रिंस रुएन कैंडेला को कहता है कि ब्रूक की ट्रेनिंग का पूरा ध्यान रखो, सिर्फ तलवारबाजी ही नहीं बल्कि उसे मैनर्स, एटिकेट्स और बात करने का तरीका भी इंप्रूव किया जाए भाई उसका। और फिर हमें देखने को मिलता है ब्रूक और कैंडेला के काफी होलसम मोमेंट्स। एक पैनल में ब्रूक कैंडेला के साथ चल रहा होता है और गाने गा रहा होता है, मतलब हर कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, मतलब कुछ इसी टाइप का गाना था भाई। और ऊपर से ऐड करता है कि कैंडेला तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। कैंडेला तुरंत जवाब देती है कि भाई लेडी कैंडेला बोलो, मैं तुम्हारी अटेंडेंट हूं। फिर ब्रुक अपनी आदत के मुताबिक एक रैंडम लेडी को बोल देता है मे आई सी योर पैंटीज। अबे यार 11 साल का बच्चा है यार वो। और भाई कैंडेला उसे डांट देती है इस बात को लेकर। दूसरी तरफ ब्रूक जो है वो स्कूल की यूनिफॉर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और कैंडेला पूछती भी है कि तुम्हें पसंद नहीं है क्या, तो वो कहता है कि अगर स्कूल पे ध्यान दिया तो मैं अच्छा म्यूजिक नहीं बना पाऊंगा। लेकिन फिर ऐड करता है कि एक दिन स्कॉट कॉप्स की यूनिफॉर्म मैं जरूर पहनूंगा। इसी बीच एक इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आता है जब ब्रूक कैंडेला से पूछता है कि क्या तुम किसी पर्टिकुलर आदमी से प्यार करती हो। कैंडेला हाँ में जवाब देती है, लेकिन कहती कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मेरी लीग से बाहर है, इसलिए मैं सॉर्ड चलाना सीखा था, इसीलिए ताकि मैं जितना हो सके उसके पास रह सकूं। और ऑब्वियसली भाई यहाँ पर बात हो रही है हमारे प्रिंस रुवेन की और किसी की नहीं। ब्रुक बोलता है कि अगर तुम थोड़े ज्यादा लेडी लाइक ड्रेस करोगी तो वो तुम्हें जरूर पसंद करेगा, लेकिन कैंडेला कहती है कि उसकी जरूरत नहीं, मैं सिर्फ उसके पास रहकर ही खुश हूँ। ब्रुक तुरंत पूछता है कि तुम मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही हो, और ऑब्वियसली भाई आंसर मिलता है नहीं। और फिर ब्रूक वापस अपनी बकचोदी पे आ जाता है। ठीक है कैंडेला, तुम मेंस अंडरवेयर पहनती हो, अगर नहीं तो दिखाओ। भाई कैंडेला गुस्से में बोलती है कि ब्रूक तुम्हें एटिकेट का ना कुछ नहीं सीखा, एटिकेट का ई तक नहीं आता, और जब किसी से फेवर मांगो तो पोलाइटली मांगना होता है। ब्रुक तुरंत बोलता है कि अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या मुझे अपनी पैंटीज दिखा सकती हैं प्लीज। कैंडेला बोलती है लगता है तुम्हें मार पीट के ही सिखाना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा फन लविंग मोमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है हमें। फिर बात आती है, देखो उसके बाद सीधा फ्लैशबैक से हम वापस आते हैं और ब्रुक शूरी को बताता है कि एक बार क्या हुआ था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का शिप एस्पीरिया आया था, और उस इनकाउंटर के बाद लेडी कैंडेला बहुत लंबे समय तक बीमार रही थी। पूरा किंगडम उस वक्त सैडनेस में डूबा हुआ था, लेकिन जब रुवेन किंग बना उसने कैंडेला को मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया। और ऑब्वियसली ये काफी टाइम बाद तक हुआ, काफी टाइम तक कैंडेला बीमार रही थी, और उसके बाद शूरी का जन्म हुआ। ब्रूक कहता है कि मैं मुद्दे से भटक गया, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरे लिए सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है भाई, और मैं उनके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। शूरी इतने में पूछती है क्यूट टोन में कि अगर मैं डेंजर में हुई तो। ब्रूक बिना सोचे बोलता है कि भाई तुम्हारे लिए भी वही करूंगा। और भाई यहीं से चैप्टर का डार्क साइड शुरू होता है। जब शूरी 15 साल की होती है तब एस्पीरिया अपना म्यूजिक खो देता है, बिकॉज उस टाइम पर क्या होता है कि एक मिस्टीरियस फॉग पूरे किंगडम को घेर लेता है। उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो खराब होने लगते हैं, जितनी भी हेरिटेज होती है वो बर्बाद होने लगती है, और सबसे बड़ी बात, जहां पहले गाने सुनाई देते थे वहां लोगों की खांसी की आवाजें गूंजने लगती है भाई। और ये सब लगभग आधे साल तक चलता है। सिचुएशन बाद में इंप्रूव हो जाती है, लेकिन जो डैमेज हुआ था उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती, और इसी वजह से एस्पीरिया किंगडम हेवनली ट्रिब्यूट देने में स्ट्रगल करने लगता है, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को जाता है। इसी बीच ब्रूक शूरी को ट्रेन कर रहा होता है और उसे कहता है कि ऐसा लगता है जैसे तुम फ्यूचर देख सकती हो। और यही हमें पता चलता है कि ब्रूक बचपन से ही पायरेट बनना चाहता था, बिकॉज ये बात करता है जो प्रिंसेस शूरी होती है वो बोलती है कि तुम तो पायरेट बनना चाहते थे ना, लेकिन रुवेन और कैंडेला का एहसान इतना बड़ा था कि वो उन्हें छोड़कर जा ही नहीं सकता था, इसलिए उसने इस अपने ड्रीम को, पायरेट वाले ड्रीम को सेकेंडरी रख दिया। बाकी आज के टाइम पे आपको पता ही है यार, स्ट्रॉ हैट्स का मेंबर है वो। ठीक है, तब वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या करती है, स्पीरिया से डिमांड करती है 1000 स्लेव्स, बिकॉज वो हेवनली ट्रिब्यूट नहीं दे पाते। और भाई ये सुनते ही किंग रोवन ऑब्वियसली गुस्से में जाता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ वो वॉर अनाउंस कर देता है, और ब्रूक भी बिना किसी हेजिटेशन के उसका साथ देता है। नाउ एग्जैक्टली रोवन बोलता भी है कि भाई वो 2 महीने बाद दोबारा आएंगे,
अब 2 महीने बाद का सीन क्या होता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की फोर्सेस एस्पीरिया पहुंच जाती हैं। ब्रूक क्या है कि पोर्ट पर लड़ने उतर जाता है जहां से उनके शिप आ रहे होते हैं, लेकिन मरीन पैलेस तक पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट उनके साथ के जो भी मेंबर्स है तो बोलते हैं यार इतने सारे आ रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं था। लेकिन उतने में क्या आता है कि शूरी प्रिंस से बोलती है कि भाई मुझे भी लड़ने दो, लेकिन किंग मना करता है कि अगर तुम्हें पकड़ लिया गया तो हमारे हाथ बंध जाएंगे और हम लड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, इतना इतना पैटर्न दिखाते हैं, ठीक है, इतना पोर्शन दिखाते हैं। उसके बाद कहता है ब्रूक भागता हो जाता है, और फिर जैसे ही ब्रूक पैलेस पहुंचता है और जो वो देखता है भाई, उसे देखकर शॉक में चला जाता है। प्रिंसेस शूरी किंग रूवेन को मार चुकी होती है, और सबसे शॉकिंग बात भाई, किंग और शूरी दोनों के डीमन विंग्स निकले हुए होते हैं। शूरी ब्रूक को देखकर कहती है कि वॉर अब जल्दी खत्म हो जाएगी, क्या तुम खुश नहीं हो ब्रूक? और भाई तभी बैकग्राउंड में एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर बैठा हुआ नजर आता है। मुंह में सिगार, बिल्कुल अकाइनो वाली वाइब होती है, लेकिन वो है कौन? अभी इस चैप्टर में हमें ये देखने को नहीं मिला, बिकॉज एक तरह मोन्टाज हमें दिखाता है कि प्रिंसेस शूरी लड़ने के लिए बोल रही है, दूसरे मोन्टाज में प्रिंस रूवेन मरा हुआ होता है। इस बीच में क्या हुआ इस कहानी का हमें नहीं पता। तो भाई ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट चैप्टर में शायद हमें देखने को मिले। आई डोंट नो वो ओडा सेंसे क्या सोच रहे हैं, शायद धीरे धीरे सारी कहानियां अनफोल्ड करें। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जब अगला चैप्टर आएगा मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो जरूर बनाऊंगा भाई। दिस इज द एंड पॉइंट फॉर दिस चैप्टर, और भाई इसी के साथ चैप्टर 1185 वन पीस का खत्म हो जाता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई, जितना शॉकिंग शूरी का रूवेन को मारना था ना भाई, उससे ज्यादा डेंजरस मुझे ना वो मिस्टीरियस आदमी लग रहा है जो लास्ट पैनल में बैठा था। मतलब वन ऑफ द गॉड नाइट्स ही होगा भाई, बट और कौन हो सकता है? बिकॉज देखो ये तो कंफर्म है कि जो डोमी रिवर्स है वो किसी के थ्रू ही, मतलब किसी के मीडियम से ही वो आ सकता है, और वही बंदा वो मीडियम हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ईमू को स्पीरिया किंगडम से इतनी प्रॉब्लम क्यों थी? बिकॉज इनडायरेक्टली यही चीजें हुई है भाई। तो कमेंट करके अपनी थ्योरी जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लेजेंडरी।